अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं MTH 404 के शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसमें LMS के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 में से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, MCQs हर हवाले से आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी और मिड टर्म की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास डायनामिक्स की। ये जो डायनामिक्स की डेफिनेशन है काइनेटिक्स की है, काइनेमेटिक्स की है, ये डेफिनेशंस आपसे MCQs में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डायनामिक्स की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नाउन एज डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ की मोशन के हवाले से आपको डील करती है या किसी भी चीज़ की मोशन के हवाले से आपको बताती है, उसे कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, आगे से डायनामिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेटिक्स और दूसरी है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स क्या है? वो ब्रांच है डायनामिक्स की जो कि मोशन ऑफ द बॉडी को भी इस्टेब्लिश करती है, मोशन ऑफ द बॉडी को भी डिस्क्राइब करती है और इस्टेब्लिश करती है एक रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फोर्सेस अंडर विच द मोशन टेक प्लेस। ठीक है, यानी मोशन ऑफ द बॉडी के हवाले से भी स्टडी करती है और उन फोर्सेस को भी कंसीडर करती है जो कि उस मोशन को डिस्क्राइब कर रही हैं, उस मोशन की वजह बन रही है। ठीक है, दूसरी आपके पास ब्रांच है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स आपके पास क्या है जी? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है डायनामिक्स की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांच है और इसी टॉपिक पे हमारा पूरा ये चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस अंडर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज नाउन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, डायनामिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ द बॉडी को डिस्क्राइब करती है लेकिन उन फोर्सेस को डिस्क्राइब नहीं करती जो कि उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, या दूसरी लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स जो है वो डायनामिक्स की वो ब्रांच है जो कि मोशन ऑफ द बॉडी को तो डिस्क्राइब करती है लेकिन उन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करती या उस काज को कंसीडर नहीं करती जो कि उस मोशन की जो है वो वजह बन रहा है। ठीक है, तो ये है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के दरमियान फ़र्क। काइनेटिक्स में क्या होता है कि मोशन ऑफ द बॉडी और उस मोशन की वजह बनने वाली फोर्सेस दोनों को कंसीडर किया जाता है, लेकिन काइनेमेटिक्स में जस्ट मोशन ऑफ द बॉडी को डील किया जाता है और जिन फोर्सेस की वजह से वो मोशन हो रही है या जो उसको उसका काज है उसको आपने डिस्क्राइब या जो है वो स्टडी नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल की डेफिनेशन है जी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल द पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ वेक्टर आर whose initial point is at the origin of the fixed coordinate system and the terminal point is at the particle। ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को आप एक वेक्टर आर से स्पेसिफाई करते हैं जिसका ओरिजिन जो होता है एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है और उसका टर्मिनल पॉइंट एक पार्टिकल के ऊपर होता है जो कि मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये है आपके पास किसकी डेफिनेशन? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास जी ट्रिजेक्ट्री की डेफिनेशन है, ट्रिजेक्ट्री और पाथ। ये सारी जो डेफिनेशन आपको बता रही हूँ ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, MCQs में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, द कर्व दैट इज ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल एज द टाइम प्रोग्रेसेस इज कॉल्ड द ट्रिजेक्ट्री ऑफ द और द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो जो ट्रिजेक्ट्री है, जो पाथ जो पार्टिकल बनाता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जो रास्ता इख्तियार करता है उसे आप पाथ भी कहते हैं और ट्रिजेक्ट्री भी कहते हैं पार्टिकल की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जो है ना ये नीचे इतने ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी, आपने वही तैयार करनी है। हाँ जी, ये है आपके पास वेलोसिटी की जो डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है,
ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है आपके पास। वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इसको अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो डी आर बाई डी टी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने पोजीशन वेक्टर को आर सपोज किया था। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो अगर आप जो पोजीशन वेक्टर आर है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको भी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है और फार्मूला करना है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जस्ट आपने फार्मूला ही करना है इसमें से भी, कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है जी, कि जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी वी बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। जब पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी बन जाएगी, जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये दो तरह से ड्राइव किया जा सकता है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें आप, ठीक है, या फिर देखें हमने पढ़ा था कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर था उसका डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी आती थी, तो अब हम वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो सेम उसी तरीके से जो पोजीशन वेक्टर आर आपने जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है उसी का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन ले लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये देखें डी आर बाई डी टी ये क्या था? ये आपके पास वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लिया जाता है तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। तो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका ले लें तो ये आपके पास डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर बन जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है उसको आप दो तरीक़ों से ड्राइव कर सकते हैं, या डी वी बाई डी टी लिख लें या डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय आर इज इक्वल्स टू एंड टी टू द पावर 5 माइनस टी टू द पावर 3 आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन टी प्लस टेन टी जे यूनिट वेक्टर प्लस ई की पावर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी के यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखें सिंपल सा आपको एक पोजीशन वेक्टर आर गिवन है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर आर आपको गिवन है। हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि जब पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपके पास वेलोसिटी बन जाती है। तो उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही पूछा है ना, तो आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी का ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना इसका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले वो आपके पास क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, ये आपने एफएससी में भी डेरिवेटिव्स लेना सीखा हुआ है। ठीक है, एफएससी पार्ट 2 में, उसके अलावा जो बीएससी स्टूडेंट्स कर चुके हैं उन्होंने भी इसको सीखा हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल से डेरिवेटिव लिए हुए आपको पता है, कोस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टी होता है, और ई टू द पावर टी का डेरिवेटिव अगेन ई टू द पावर टी ही होता है। नेचुरल लॉग का जो भी फंक्शन हो जब उसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो वन के नीचे आ जाता है, वन ओवर टी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? पावर रूल लगे हुए हैं दोनों जगह पे। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास कंप्लीट वेलोसिटी। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने ऊपर पढ़ा है कि जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से हमने ये जो वेलोसिटी फाइंड की है हम उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो यही सिंपल चीज़ आपने फाइंड कर लेनी थी। नेक्स्ट आपके पास है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जस्ट फार्मूला यहाँ पे करना है, कोई लंबी चौड़ी बहस या डायग्राम्स के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपरेशन करवाऊंगी, और शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ मैंने इसीलिए स्टार्ट की है कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाए। अगर ये सारी लंबी चौड़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिनकी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, और इतने लंबे टॉपिक्स को करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा चलते हैं जी, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कार्टेशियन कंपोनेंट और वेलोसिटी का कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होता है? देखें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? वो होती है डी आर बाई डी टी। यही है ना, हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? डी आर बाई डी टी। ये हमने वेलोसिटी का फार्मूला पीछे भी पढ़ा है। अगर हम इसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई
ठीक है, एक्स कंपोनेंट आ गया और डी वाई बाई डी टी जे, ये वाई कंपोनेंट आ गया इसका। अब आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, सिंपल सा, डी एक्स बाई डी टी का स्केयर, यानी कि एक्स वाली वैल्यू का स्केयर ले लें, ऐड कर दें उसमें वाई वाली वैल्यू का स्केयर लेके, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी का होल स्केयर, और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी टी। ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन। ये अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिंपल सा आपके पास यही है जो अभी मैंने आपको बताया, ये कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जस्ट फार्मूला आपने करना है। उसके बाद एक्सेलरेशन का कार्टेशियन कंपोनेंट क्या है जी, एक्सेलरेशन का कार्टेशियन कंपोनेंट, ये नीचे जो आपको फार्मूला गिवन है ना, ये वाला, ये आपने एक्सेलरेशन का कार्टेशियन कंपोनेंट कर लेना है, डी वी बाई डी टी। जब उसका डेरिवेटिव लिया जाए वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। और पीछे मैंने अभी आपको बताया है कि या तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें वेलोसिटी का, या जो पोजीशन वेक्टर है उसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेम वो एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। अब उसी को जो हमने एक्सेलरेशन का जो क्या कहते हैं है पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लिया हुआ था ना 2 टाइम्स, उसको हमने क्या कर लिया, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में लिख लिया, सिंपल, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आपके पास आ जाते हैं, एक ये वाला एक्सेलरेशन का और दूसरा आपके पास आ जाता है वेलोसिटी का, ठीक है। ये वेलोसिटी का आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये 2 फार्मूले आपने कर लेने, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपके पास एक एग्जांपल है कि एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए कोस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर, यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है। ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पूछा हुआ है, तो दैट्स मीन के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ पे आपको ये एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, ये वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट को एज इट इज़ लिख दिया, साथ में आई यूनिट वेक्टर दरमियान में प्लस डाल दिया, ए साइन ओमेगा टी दरमियान में, और साथ में जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। पहले हमने ये आर पोजीशन वेक्टर बना लिया। आर पोजीशन वेक्टर बनाने के बाद अब वो कहते हैं कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड करो। हमने क्या किया, ये जो डी आर बाई डी, जो हमने आर फाइंड किया हुआ था ना, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गई। देखें, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, और इसने यही तो कहा था कि किस में फाइंड करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस की सूरत में फाइंड करें। फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ये जब हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। ये देखें, ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये सिंपल से डेरिवेटिव हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रही कि डेरिवेटिव लेना आपको आता है, ये एफएससी में हमने सीखा था कि डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ये देखें, जब कोस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, अगेन डेरिवेटिव ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। ए स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। सेम उसी तरीके से जब ए साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो कोस ओमेगा टी आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव जब ओमेगा टी का लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और उसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है फैक्टर, उसको पहले ही स्टार्ट में लिख लेते हैं, यानी कि ए जो है, जैसे आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है तो उसको पहले ही स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंपल से डेरिवेटिव आपने ले लेने हैं इसमें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट एग्जांपल है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन इलिप्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोस टी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन टी जे यूनिट वेक्टर। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ अ मैक्सिमम आर मिनिमम मैग्नीट्यूड्स। अब वो कहता है कि अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो कि एक इलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन ये दी हुई है, जबकि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो आपने पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फाइंड करनी है जहाँ पे वेलोसिटी जो है उसका या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर हम मैक्सिमम या मिनिमम की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमें आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर आर से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल सा आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं, यही हमने किया। ये देखें, ए कोस टी आई यूनिट वेक्टर था,
ठीक है। बी साइन टी जे यूनिट वेक्टर था, तो हमने जब ए कोस टी का डेरिवेटिव लिया तो माइनस ए साइन टी आ गया, क्योंकि कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है। और जब बी साइन टी का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया। यह जो आपके पास अब फाइनल आंसर आया है ना, ये आपके पास वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी आपके पास आपने वेलोसिटी को ड्राइव कर लिया है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि वो वैल्यूज़ फाइंड करो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या मिनिमम हो। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने अभी पीछे फार्मूला पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है हम उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स के स्केयर्स लेके उनको ऐड करते हैं और होल अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास फार्मूला था मैग्नीट्यूड का। ठीक है। अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यही हमने फार्मूला पढ़ा था। तो वही काम हमने किया। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड के फार्मूले में उसको पुट कर दिया। ठीक है। यहाँ से ए साइन स्केयर टी, बी कोस स्केयर टी, कोस स्केयर टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर टी, फार्मूला हमने एफएससी में पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ से बी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी हो जाएगा। ठीक है। अब ए स्केयर साइन स्केयर टी और बी स्केयर साइन स्केयर टी में से साइन स्केयर टी कॉमन लेने से ए स्केयर माइनस बी स्केयर अंदर आ गया, और प्लस बी स्केयर एज इट इज़ आ गया। मेरा ख्याल है ये बहुत ही सिंपल है, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे पास ड्राइव हो चुका है, ये वाला। ठीक है। ये v जो है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ड्राइव हो चुका है आपके पास वेलोसिटी का। अब हमने ये साबित करना है कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो कहते हैं कि दिस शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा जब this shows that the magnitude of velocity will be maximum if sin square t has maximum value, i.e. sin square t is equals to 1। ठीक है। तो कहते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 पे मैक्सिमम होती है। क्यों 1 पे मैक्सिमम होती है? क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। ये हमें पता है साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एंगल्स में क्या होती है? 90, और मिनिमम क्या होती है? 0। तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर टी जब 1 के इक्वल होगा तब वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर टी का, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे साइन टी आ जाएगा और प्लस माइनस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से 2 निकलती हैं, प्लस माइनस पाई/2। ये कैसे आया? देखिए साइन की वैल्यू हमने कहा है कि 1 पे मैक्सिमम होती है, और साइन 1 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री का क्या मतलब है? साइन पाई/2। ठीक है। साइन पाई/2 अप्लाई कर दें तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप टी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो पाई/2 को सेपरेट कर लें। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पाई/2 जो है वो उधर चला जाएगा, पाई/2 प्लस माइनस पाई/2 टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जब दूसरे लफ्ज़ों में जब आप टी की जगह पे 90 पुट करेंगे, यानी कि पाई/2 पुट करेंगे, तो आपके पास प्लस माइनस 1 में आंसर आएगा। यानी पाई/2 को पॉजिटिव पुट करेंगे तो 1 आएगा, पाई/2 को नेगेटिव पुट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है। तो साइन टी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी? प्लस माइनस 1 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जो हमें आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ था ना, हमने उसमें प्लस माइनस पाई/2 को पुट कर दिया। ठीक है। जब हमने पुट किया तो हमें पता है कि कोस 90 क्या होता है? 0। जब कोस 90 0 होता है, ठीक है, कोस 90 हमारे पास 0 होता है। जब कोस 90 0 होता है तो ये सारा फैक्टर तो 0 हो गया, पीछे क्या बचा? ये वाला। ठीक है। अब हमारे पास बचा गया ये वाला पी साइन प्लस माइनस पाई/2 जे। अब जब यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पे साइन 90 जब 1 हो जाएगा तो b/1। ठीक है। b इंटू प्लस माइनस 1 इंटू जे यूनिट वेक्टर, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी जे। मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास हो गया मैक्सिमम। ठीक है। अब मिनिमम के लिए देखते हैं। कहते हैं कि अब जो साइंस के टी है वो मिनिमम तब होता है जब 0 के इक्वल होता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ से अंडर रूट ले लें तो साइन टी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और 0 कब आएगा? जब हम या तो साइन को 0 पुट करेंगे टी को,
यानी कि एंगल को या 0 पुट करेंगे या 180 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं बारी बारी और चेक करते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कब आती है, ठीक है। जो हमें आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ था ना, हमने वहाँ पे एक दफ़ा 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो cos 0 देखें 1 होता है, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। ये सारा वेक्टर तो 0 हो गया, यानी कि ख़त्म। तो a cos 0 क्या आ गया 1, cos 0 1 आ गया, a इंटू 1 क्या हो गया a i, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब पाई पुट करेंगे, पाई का मतलब है 180, ठीक है। कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं कि cos 180 क्या होता है। cos 180 आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, सॉरी -1 के इक्वल होता है। cos 180 -1 के इक्वल होता है। जब यहाँ पे आप 180 पुट करेंगे ना, यानी कि पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, a इंटू -1 माइनस ए आई आ जाएगा, और cos sin 180 0 होता है, और ये सारा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आर आपका प्लस माइनस ए आई होगा, ए आई यूनिट वेक्टर। और मैक्सिमम कब आएगी, जब प्लस माइनस बी जे होगा, ठीक है, प्लस माइनस बी जे होगा, सही है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए ये काफ़ी है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।